हम मशीन पढ़ते हैं। अभी आपके क्वेश्चन का जवाब देने के लिए मैं आगे भी ऑन कर लूंगा एंड में, लेकिन मैं फिलहाल अपना सेक्शन कंप्लीट करूंगा। तो हम मशीनरीज पे आए। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने बताया कि आपको कोई भी जो बायोमास है उसके अंदर लगभग 6 से 7 स्टेप में हम पैरेट बनाते हैं। पहला सेक्शन होता है उसका रॉ मटेरियल साइज रिडक्शन। जैसे मान लीजिए आप 5 तरह की पराली ला रहे हैं, धान की पराली, मस्टर्ड की, सोयाबीन की, कॉटन सीड की, गन्ना पत्ती की, तो आपको शेडिंग करना होता है और शेडिंग करके उसको आपको चिपर फॉर्म में लाना होता है, चिप्स की फॉर्म में लाना होता है, जो कि 1 से 2 इंच की चिप्स होती हैं। मैं आपको शेडर दिखाने की कोशिश करूंगा। ये एग्जैक्टली शेडर की कॉपी है। ये अगर शेडर को देखेंगे इसमें 2 अपोजिट आर्म्स हैं, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घूमती है। यहाँ गियर बॉक्स लगा होता है इधर भी और उधर भी, और काफी हैवी ड्यूटी गियर बॉक्स होते हैं। 5 टन के शेडर पे लगभग 110 किलोवाट की पावर लगती है। 2 टन के शेडर पे लगभग 75 किलोवाट की पावर लगती है। और इस शेडर से आप जब पराली की बेल को डालेंगे, स्क्वायर बेल को डालेंगे इसके अंदर, तो इससे आपको 1 से 2 इंच का यानी 30 से 50 mm का चिप्स मिल जाएगा। क्योंकि पराली की बेल को आप डायरेक्टली डालने की कोशिश करेंगे हैमर के अंदर, तो हैमर जो है उसकी शाफ्ट में चिपक जाता है या बिट्स में फंस जाता है, क्योंकि मॉइस्चर भी रहती है। तो उस केस में हैमर डायरेक्ट हो नहीं पाता है, इसलिए शेडिंग करना जरूरी है। सबसे पहले पराली की बेल को दिख रहा है सबको, या पूरी डायरेक्शन घूमने वाले आर्म से, इससे हम पराली की जो बेल है, स्क्वायर बेल है या राउंड बेल है, इसको चिप्स में कन्वर्ट कर लेंगे, 1 से 2 इंच की चिप्स में कन्वर्ट कर लेंगे, और उसके बाद हम इसको आगे ड्राई कर सकते हैं या फिर हैमर कर सकते हैं। चलिए, हाँ, कन्वेयर के थ्रू जाएगा, कन्वेयर से शेडर में, और शेडिंग होने के बाद भी कन्वेयर से आगे चला जाएगा। अब हम कोशिश क्या करते हैं कि प्लांट में शेडर को कंटिन्यू ना करें, हम शेडर को प्लांट के बाहर लगा लेते हैं और शेड किया हुआ मटेरियल को शेड के अंदर रखते हैं, ताकि आपके पास इसके बाद अनइंटरप्टेड प्लांट चले आपका। क्योंकि अभी शेडर भी साथ में चल रहा है, कभी शेडर का आउटपुट कम रह गया तो आपका आगे का प्लांट बंद हो सकता है। हम कोशिश करते हैं आज हमने शेडर चला करके मटेरियल को इकट्ठा कर दिया और कल पूरे देश का प्लांट चल रहा है और इधर से शेडर भी चल रहा है, तो आपका प्लस में माल रहेगा, तो आपका शेडर से माल कंट्री चलता रहेगा। ये भी पॉसिबल है कि आप शेडर से माल डायरेक्ट बना करके उससे भी सीधा चला सकते हैं, वो भी पॉसिबल है। लेकिन कोशिश कीजिए कि शेडर को शेड के बाहर रख लिया जाए और उसके माल शेडेड करने के बाद में उसको फिर आगे हैमर बिल करके ड्राई करके आगे जाए। अब जैसा मैंने बताया कि प्लांट हमारा वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल मतलब कि वहां पर अगर आप एनटीपीसी को दे रहे हैं तो वो भी संभव है, और अगर चाहे तो आप प्राइवेट बिल्डर्स को दे सकते हैं। हमने इस पे एक मॉडल निकाला कि आप 5 दिन एनटीपीसी को दीजिए, 2 दिन प्राइवेट बिल्डर्स को दीजिए। अगर आपका लकड़ी है, अगर आपके पास में नेपियर है, आपके पास में मूंगफली है, तो ऐसे केसेस में एक मशीन काम आती है, यह है चिपर मशीन। ये चिपर मशीन देख रहे हैं, ये चिप्स बनने के लिए बिट लगे हुए हैं। जब आप इसमें लकड़ी को डालेंगे तो इसमें लकड़ी का बुरादा या लकड़ी की चिप्स बन जाएंगे। इन लकड़ी की चिप्स के अंदर जो साइज रहेगी वो 30 से 50 mm की रहेगी, 1 से 2 इंच की रहेगी लकड़ी चिप्स की भी। तो हमने प्लांट में प्रीपरेटरी सेक्शन, यानी कि जैसे हम किचन में बात करें तो आटे को छानना पड़ता है, ये प्रिपरेटरी सेक्शन हो गया अगर रोटी बनाने से पहले। इसी तरह से प्रिपरेटरी सेक्शन जो प्री प्रिपरेटरी सेक्शन में देखा जाए तो हमने शेडर लगा लिया और चिपर लगा लिया। यानी कि अगर आपके पास लकड़ी है, बैम्बू है, तो आपने पहले चिप्स बना लिए। आपके पास पराली है तो आपने शेडिंग करके चिप्स बना लिए। ये सबसे पहला सेक्शन होता है। इससे होने के बाद में फिर हमारा अगला सेकंड स्टेप आ जाता है हैमर मिल। हैमर मिल को लेकर आइए। चिपर का पावर करीब करीब जो है 5 HP के ऊपर 75 HP का लगता है, और 2 HP के ऊपर 50 HP का लगता है। 2 टन के ऊपर, हाँ, 5 टन के ऊपर 75 HP का, और 2 टन के ऊपर 50 HP का लगता है जी। अब ये देख रहे हैं जो, हाथ बोली, मक्के के बीच का जो रहता है भुट्टा, वो बीच वाला पार्ट, उसके लिए फिर चिपर लगाना है। शेडर पहले लगेगा, मक्के के भुट्टे के लिए पहले शेडर लगेगा। चिपर भी यूज करना पड़ेगा? नहीं, चिपर नहीं, शेडर। अब जैसे हमने देखा कि हमने चिपर से या हमने शेडर से जो चिप्स बनाए थे वो 1 से 2 इंच के थे। हम इस चिपर के चिप्स को इस हैमर मिल में डालेंगे, यहां पर वाया कन्वेयर, यहां से मटेरियल पीस करके बाय साइक्लोन हमारा नीचे यहां मटेरियल निकलेगा। इस दौरान जो डस्ट बनती है उसको कलेक्शन करने के लिए हमने डस्ट कलेक्टर लगाया हुआ है। यहां पर डस्ट कलेक्शन के बैग लगे होते हैं। तो जैसा मैंने बताया था पॉल्यूशन नॉर्म्स के हिसाब से डस्ट कलेक्शन सिस्टम, यानी जो ये डस्ट कलेक्टर है ये कंपलसरी है, लगाना जरूरी है, डस्ट उड़ना नहीं चाहिए। तो इसीलिए मैंने जो बताया था कि पॉल्यूशन नॉर्म्स के हिसाब से आपको जब भी आप हैमर मिल लगा रहे हैं डस्ट कलेक्टर बैग, वो भी अगर पल्स जेट टाइप का, क्लोज टाइप का हो, वो और अच्छा रहेगा। नहीं तो ये तो लगाना जरूरी, बैग्स तो लगाना जरूरी है ताकि आपकी डस्ट बाहर ना जाए। तो ये एक हैमर मिल सिस्टम है जिससे आपकी फाइनल साइज जो आएगी, अब जो आपका प्रोडक्ट निकलेगा वो 6 mm से 8 mm 10 mm का होगा। तो पराली के केस में 6 mm का रहेगा तो उससे अच्छा पैलेट जनरेशन होगा।
अगर आप लकड़ी के केस में कर रहे हैं तो 8 mm का भी होगा तो भी चल जाएगा, 10 mm का हो तब भी चल जाएगा। लेकिन पराली के केस में, पर्टिकुलर धान की पराली केस में 6 mm 7 mm साइज रहेगी तो आपको अच्छा प्रोडक्शन मिल रहा है मशीन से, ऐसी रिपोर्टिंग उनको प्राप्त हुई है। तो ये हैमर मिल बेसिकली हो गया आपको साइज रिडक्शन के लिए, जो आपको 6 से 12 mm तक की साइज दे सकता है। इसके अंदर जो जाली लगती है वो 8 mm, 6 mm, 10 mm और 12 mm की जाली लग सकती है। लकड़ी के लिए हम 12 mm की जाली लगाते हैं, बाकी पराली के लिए 6-8 mm की जाली लगती है। इससे पहले करनी पड़ेगी उसी बार अब ये बात हुई आपकी उस बायोमास की या उस रॉ मटेरियल की जिसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट आपकी 25% से कम है। लेकिन इन केस की आपकी मॉइस्चर कंटेंट 25% से ज्यादा है, 20% से ज्यादा है, तो वहां पर क्या होता है, जाली जो होती है फिर चोक होना चालू हो जाती है हैमर मिल की। उस केस में आपको ड्राई करना पड़ेगा, आपको बायोमास को ड्राई करना पड़ेगा। और ड्राई करने के लिए हमारे पास दो सिस्टम है, पहला है फ्लैश ड्रायर और दूसरा है रोटरी ड्रायर। मैं दोनों सिस्टम दिखाऊंगा। ये जो लेकर आ रहे हैं इसको फ्लैश ड्रायर बोलते हैं। जैसा कि इस सिस्टम को देख पा रहे हैं आप, इसके अंदर ये एक भट्टी बनी हुई है जहां पर आप पैलेट को जला सकते हैं। पैलेट बर्नर लगा के पैलेट जला सकते हैं, लकड़ी से भी जला सकते हैं, लेकिन जब पैलेट की बात करें तो हम बोले कि पैलेट बर्नर लगा के पैलेट जला सकते हैं। यहां से जो हीट पैदा होगी वो हीट ये फैन सक करेगा और ये फैन सक करके इस हीट को बाय एयर यहां तक आएगी, राइट। अब बायोमास कहां आएगा, बायोमास को हम इंट्रोड्यूस करते हैं यहां पर। तो हम क्या करते हैं, जैसे ये फैन यहां से सक कर रहा है, बायोमास जो कि पाउडर फॉर्म में है, जैसे लकड़ी का बुरादा या पराली बात कर लीजिए या नेपियर बात कर लीजिए, इसको हम टुकड़े को, नेपियर के चिप्स को या पराली के चिप्स को या लकड़ी के बुरादे को या लकड़ी के चिप्स को, लकड़ी को, पाउडर को हम यहां पर डालते हैं और ये प्रोडक्ट हमारा जो है बाय एयर इसके साथ ट्रेवल करता है। पूरा ट्रेवल करके लगभग ये जो पाथ होता है 22.5 से लेकर 30 मीटर का पाथ होता है, इसमें 150 डिग्री टेम्परेचर पर ट्रेवल करता है और बाय द टाइम यहां पर एंटर कर रहा है, इसकी 30% मॉइस्चर है तो यहां तक आ जाता है, इसकी 15% मॉइस्चर हो जाती है। दिस इज अ फ्लैश ड्रायर, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्ट एक्सपोजर रॉ मटेरियल का हेयर को हो रहा है, फ्लैश ड्रायर इसलिए बोलते हैं इसके अंदर। इसके अंदर हॉट एयर के साथ प्रोडक्ट फ्लूइडाइज ट्रेवल कर रहा है, ट्रेवल करके आ रहा है, तो इसको इसलिए फ्लैश ड्रायर बोलते हैं। और इसके अंदर टेम्परेचर रहेगा लगभग 150 डिग्री का और इसके अंदर मॉइस्चर रिडक्शन का टाइम जो रहेगा वो इंस्टेंट रहेगा, मतलब वहां से यहां तक ट्रेवलिंग करने में उसको कुछ सेकंड्स लगते हैं, मिनट्स लगते हैं। इतने में आपका प्रोडक्ट जो है 30% से 15% मॉइस्चर तक आ जाएगा। उससे नीचे भी चाहिए तो भी आ जाएगा। लकड़ी के केस में लोग जो है 6-8% मॉइस्चर भी ला रहे हैं, वो भी संभव है। यस, मैं उसकी बोल रहा हूं। अगर आपके प्रोडक्ट के अंदर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है तो आपको हैमर मिल से पहले लगाना पड़ेगा। लेकिन हम सिस्टम कैसे लगाते हैं बताइए, एक बार हैमर मिल भी दोनों लाइए और ड्राई भी लाइए, दोनों लाइए, हैमर मिल ड्रायर दोनों लाइए। ये ड्रायर जो है फ्लैश ड्रायर, ये कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वेरी करता होगा। यस सर। तो अगर मान लीजिए 3 टन पर आवर की हमारे जैसे वो है कैपेसिटी है, तो इसके लिए कितनी पावर कंजम्पशन है जनरली? मैं उसका जवाब देता हूँ। हम क्या करते हैं सिस्टम के अंदर, हम ड्रायर को और हैमर मिल को पैरेलल सिस्टम पे लगाते हैं। इन केस की अगर आपके पास में शेडर लगा लिया आपने या चिपर लगा लिया, अब आपको पता लग गया कि आपकी बायोमास की मॉइस्चर कंटेंट 20% आ रही है, तो आपको उसको ड्रायर पे ले जाना नहीं है, आपको सीधा हैमर मिल से ले जाना है और आगे की लाइन में डाल देना है। लेकिन अगर आपकी मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है, जैसे अभी बात करते चलिए, इसको इधर लाइए, इस साइड लाइए, इस साइड लाइए, आगे आइए, आगे आइए, हाँ पैरेलल लगा दीजिए, पैरेलल लगा दीजिए। तो अभी इसमें आ रहे आगे आओ ना, इस साथ में आओ, खड़े होके इस साथ में खड़े हो। हाँ, तो ये पैरेलल सिस्टम पे लगाते हैं कि अगर मान लीजिए आपके बायोमास के अंदर मॉइस्चर कंटेंट कम है तो आपने क्या करते हैं, सीधा हैमर मिल में डाल दिया। लेकिन हम आपको देते हैं फ्लेक्सिबल कन्वेयर। अगर आपकी मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा रहेगी तो आप पहले इसको ड्रायर में डालिए यहाँ पर, और ड्रायर से वहां का आउटपुट है सीधा हैमर मिल में आता है, उसकी भी हम कन्वेयर देते हैं। तो मोस्टली हमारे जितने भी प्लांट लग रहे हैं वो पैरेलल सिस्टम पे लग रहे हैं, यानी हैमर मिल को और ड्रायर को हमने पैरेलल लगाया हुआ है, ताकि अगर आपकी मॉइस्चर कंटेंट कम है तो आपको ड्रायर से गुजरना ही नहीं पड़े और जो 30 पैसे 40 पैसे की एक्स्ट्रा लागत उससे आप बच सकें। ये आप पर डिपेंड रहेगा। और सीजनल क्या होता है, जैसे पंजाब के अंदर 1 महीना ड्रायर चलते ही चलते हैं, लगभग बाकी 6-7 महीने 8 महीने जगह देखा जाए ड्रायर चलते ही नहीं है, क्योंकि मॉइस्चर इतनी कम आती है। तो उस केस में आपको जब सीजनल हो ड्रायर चलाइए, क्योंकि बार बार प्लांट लगाना आसान नहीं है। तो आपने जो ड्रायर से मटेरियल आया उसको हैमर में डाल दिया, और अगर आपका मॉइस्चर कम है तो सीधा हैमर मिल से आगे की तरफ चला जाएगा, राइट। इसको हटा दीजिए। इसमें 25 से 30 कितना साइज जाएगा? इसमें ड्रायर में नहीं, ड्रायर में पाउडर जाएगा। बेसिकली इसके अंदर वो प्रोडक्ट जाएगा जो कि लाइट वेट हो, जो हवा के साथ उड़ सकता है। यस सर, कैन वी हैव माइक? हाँ, नेपियर में 70% मॉइस्चर। यस सर, यस सर। तो आप पहले उसको साइजिंग करेंगे और में हैमर मिल में डालेंगे, लेकिन ड्राइंग जो करेंगे उसकी एफिशिएंसी क्या मिलेगी, हीट सोर्स क्या होगा? यस, देखिए हीट सोर्स इसमें जो रहेगा ये डिपेंड करता है आप पे क्या कर रहे हैं आप।
कुछ लोग तो लकड़ी यूटिलाइज कर रहे हैं, हम लोग आजकल जो ड्रायर दे रहे हैं वो पैलेट पे ही दे रहे हैं, क्योंकि आपका ही रॉ मटेरियल आपको यूटिलाइज हो जाएगा, पैलेट पे यूटिलाइज हो जाएगा। एफिशिएंसी जो होती है किसी भी मशीन के अंदर मैक्सिमम 85% से ज्यादा अचीव करना बहुत मुश्किल होता है मैकेनिकल कंडीशन के अंदर। बताऊं 1 किलो मॉइस्चर निकालने के लिए आपको कितनी हीट देनी पड़ती है? यस मैं आता हूँ। देखिए अगर आपको ड्रायर को यूटिलाइज करना है और 2 टन का ड्रायर हम यूटिलाइज कर रहे हैं तो इसमें करीब हमको 6 से 8 लाख 6 लाख किलो का बंडल लगाना पड़ता है, 6 लाख किलो का बंडल लगाना पड़ता है। अब अगर हम बात करें इसको इन टर्म्स ऑफ पैसे की बात करें तो 1 किलो नेपियर को अगर हमको ड्राई करना है 70% से हमको लेकर आना है, उसकी मॉइस्चर को लाना है, मान लीजिए 20% तक लाना है, तो उसमें जो खर्चा आ रहा है वो 70 पैसा किलो का खर्चा आता है कम से कम। फ्यूल का कॉस्ट है 70 पैसा किलो का, क्योंकि जी पैलेट के साथ बता रहा हूं आपको। लकड़ी के साथ में यही कॉस्ट जो है आपकी ये 80 पैसे से 85 पैसे के आसपास जा रही है। पैलेट इसलिए सस्ता पड़ रहा है क्योंकि पैलेट के अंदर जीसीबी अच्छी मिल रही है आपको, नेपर से बना हुआ पैलेट के लिए। लकड़ी से आपको जीसीबी 2800 मिल पाती है, लकड़ी महंगी भी होती है इस चक्कर में। तो इस चक्कर में हमको लगभग 70 पैसे के आसपास कॉस्टिंग आती है। इसलिए मैंने बताया कि अगर आपको 1 रुपए किलो नेपियर मिल रहा है तो आपको करीब 4 से 4.25 रुपए पड़ेगा ड्राई करने के साथ में, विद ड्राइंग कॉस्ट के साथ, साइज रिडक्शन के साथ में भी सब कुछ आता है जी। कोई क्वेश्चन? मतलब एक मैन्युफैक्चरर से बात हुआ था, वो बोल रहे थे कि फ्लैश ड्रायर में वो फायर है जाकर वो इशू आता है। देखिए मैन्युफैक्चर के बीच में मेरे साथ में अगर यहाँ पर महेंद्र जी हो तो प्लीज अंदर आइए। एक ऐसे बंदे हैं जिनका प्लांट भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये फ्लैश ड्राइव कब सर, फ्लैश ड्राइव कब से यूज कर रहे हैं सर आप? कोई आग लगी है? लगाना चाहते हैं? कहीं लगती। देखिए इन्होंने क्या किया, इनके प्लांट को आप देखेंगे तो इनके प्लांट के अंदर उन्होंने फायर का पूरा सिस्टम किया हुआ है, पूरा स्प्रिंकलर सिस्टम किया हुआ है, पानी का पूरा सिस्टम किया हुआ है। डेफिनेटली जब आग से खेलेंगे तो लगने की संभावना जरूर है। लोग तो आग के अंगारों पर चल लेते हैं, पैर नहीं चलते, कि क्वेश्चन भी आता है, लेकिन संभावना जरूर होती है। लेकिन अगर हम उसको पूरा सिस्टम से चलाएंगे, उसके पूरे टेम्परेचर कंट्रोल पैनल को पूरा छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल है। और ऑपरेटिंग जितनी आसान रखेंगे उतने अंदर। आग लगने के जितने केसेस मैंने सुने इंडिया में वो हुआ तब जब रात में राख निकाल के वहीं पटक के चले गए और उसने बायोमास को आग पकड़ ली। ऐसे केसेस मैंने बहुत सुने हैं। फ्लैश ड्राइव से कोई आग नहीं लगी है। मैंने जो मेरे ही क्लाइंट के साथ क्लाइंट हुआ था उसने खुद ने बताया कि सर रात को क्या हुआ, हमने भट्टी के अंदर से जो अंगारे निकाल के रख दिए और वो धीरे धीरे करके बाय हवा आई और उससे बायोमास ने आग पकड़ ली और पूरा फैक्ट्री जल गई। ये केसेस हमने सुना। अभी कटनी में परसों एक नीलेश आहूजा जी हैं, उनके यहाँ पे कांड हुआ है, उनके भी यही हुआ है कि बायोमास ने आग पकड़ ली जो अंगारे थे उसने। तो ये सब सिस्टम आपको देखना पड़ेगा। ये है जी। एनी क्वेश्चन? अभी वो कौन सा सब्सटेंस है जो पैलेट को एकदम बाइंडिंग करके रखती है? बाइंडिंग सब्सटेंस क्या है? नो सब्सटेंस इज देयर। इसको बोलते हैं कि हर रॉ मटेरियल के अंदर लिग्निन होता है, जो एक प्रोडक्ट है जो कि बाइंडिंग का काम करता है, सेल्फ बाइंडिंग एजेंट है, वो उसको बाइंडिंग का काम करता है। बेसिकली बाइंडिंग जो प्रोसेस है ये रोलर शेल और डाई के बीच में जो फ्रिक्शन है उससे इतनी हीट पैदा होती है कि लिग्निन इस ग्लू का काम करता है और उसको बाइंडिंग का काम करता है। ये सेल्फ मेड एक ग्लू है जो आपकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी हर बायोमास की, हर रॉ मटेरियल की, वो जब हीटिंग पे आता है, हल्का हीटिंग पे आता है, बहुत ज्यादा हीटिंग में नहीं, बहुत हल्की हीटिंग पे वो एक्टिव हो जाता है, उससे होता है। लोग सोचते हैं कि इसके अंदर कोई बाइंडर की आवश्यकता होगी, जैसे कि कैशू शेल की या फिर ऑयल की। ये बाइंडिंग का काम करते हैं, ये लुब्रिकेटिंग का काम करते हैं। इससे क्या होता है, आपकी डाई और रोलर के बीच में जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाता है। कैन यू डाई एंड रोलर प्लीज? डाई रोलर ले आएंगे यहाँ पर, डाई रोलर लेकर बड़ा जल्दी लो, डाई और रोलर वहां से। तो इससे क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है और फ्रिक्शन कम होने की वजह से लाइफ ज्यादा मिलती है। बाकी सेल्फ बाइंडिंग होती है, हर रॉ मटेरियल के अंदर सेल्फ बाइंडिंग कैपेसिटी है, बस उसके अंदर उतना टेम्परेचर डिक्लेयर करना जरूरी है। उसके बाद वो लिग्निन जो है उसका एक्टिव हो जाता है और उससे बाइंडिंग का काम चालू हो जाता है उसका। एनी अदर क्वेश्चन? एक मिनट, सिंगल प्रोडक्शन लाइन में सर टॉरिफाइड और नॉन टॉरिफाइड? हाँ सर, सिंगल प्रोडक्शन लाइन में टॉरिफाइड और नॉन टॉरिफाइड दोनों बना सकते हैं? कर सकते सर। क्योंकि जैसे आपने कहा कि प्राइवेट सेक्टर जो है तो हमारे यहाँ शासन, मैं अभी आपको पूरा दिखाई दूंगा कैसे करना है आपको। टॉरिफिकेशन कहाँ पे इंट्रोड्यूस करना वो बता दूंगा आपको पता लग जाएगा। ये आप जरा देख रहे हैं तो ये रोलर है और अभी डाई भी मैं मंगा के दिखा रहा हूँ आपको। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये वेल्डेड प्रोडक्ट है। ये बेसिकली हमारे डाई के कॉन्ट्रैक्ट में रहता है और ये और डाई के बीच में लगभग 1 mm का 100 हिस्से का इतना गैप रहता है। मटेरियल डाई और रोलर के बीच में जब आता है तो यहाँ पर फ्रिक्शन की वजह से मटेरियल और डाई और रोलर के बीच में जो प्रोडक्ट है उसके फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पर टेम्परेचर क्रिएट होता है। जो उसका प्रोडक्ट है ग्लू है वो छूटता है और वो एज एन बाइंडर का काम करता है। ये सब काम सेकंड्स में होता है। इसके लिए कोई लंबा टाइम नहीं लग रहा है कि आपका 1 घंटे बाद प्रोडक्ट निकल कर आएगा। ये इमीडिएटली काम चालू हो जाता है। इसको ऊपर रखवा दो। ये डाई देखिए आप, अगर आपको सबको डाई दिख पा रही है तो ऊपर लाएंगे। कितने mm की? ये 6 mm की चल रहा है। ये डाई देख रहे हैं, इसमें होल्स बने हुए हैं।
बेसिकली हर डाई का कंप्रेशन रेशो होता है। जैसे हम अगर राइस एसपी यूज कर रहे हैं तो 8 mm 50 mm लोन की होल की लेंथ होनी चाहिए, 50 का कंप्रेशन रेशो चाहिए। हम लकड़ी पे काम कर रहे हैं जो 6:30 का चाहिए या 8:40 का चाहिए। 8 mm का होल साइज हो गया, डायमीटर हो गया, और 40 mm की होल की लेंथ है। तो हर डाई की अलग अलग रेट होती है, अलग अलग उसकी वैरायटी होती है, क्योंकि उतने कंप्रेशन पे आपका प्रॉपर मटेरियल आएगा। वो कंप्रेशन रेशो अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है। जब आप हमसे काम करेंगे हम आपको बताएंगे आपका रॉ मटेरियल क्या है, उसके हिसाब से अलग अलग डाई आती है। ऐसा नहीं कि एक ही डाई से सारा मटेरियल चल जाएंगे, ये संभव है, लेकिन जो आपको 100% जो एफिशिएंसी चाहिए वो अलग अलग डाई लगाने से हो पाएगी। हर रॉ मटेरियल के लिए डाई अलग अलग आपकी रहेगी। ड्रायर किसके लिए, प्रोडक्ट क्या आपका? ये नेपियर के लिए। So I will suggest you two dryer. First dryer is the mechanical dryer which can dry it immediately as like the sunny condition. जैसे आप सन के अंदर ड्राई करते हैं तो हमारे पास मैकेनिकल ड्रायर है जिसमें आप रॉ मटेरियल को डालिए, आफ्टर 1.5 आवर और 1 आवर आपको 15% या 20% मॉइस्चर का आपको नेपियर मिल जाएगा। फर्दर यू डोंट नीड टू हैव एनी ड्रायर, आप सीधा उसको साइज रिडक्शन करके हैमरिंग करके काम कर सकते हैं। दिस इज वन मेथड। अनदर मेथड इज दैट कि आप नेपियर को फ्लैश ड्राई कीजिए। फ्लैश पहले तो जूस रिमूव कर लीजिए, जूस निकालिए उसका, पहले जूस निकालने के बाद में उसका जो एक्सट्रैक्ट है उसको फ्लैश ड्राई कीजिए, उसके बाद हैमरिंग कीजिए और उसके बाद फिर पैलेट बनाइए। 2 मेथड है। दोनों मेथड में से हम पहला मेथड जो बताया आपको मैकेनाइज्ड ड्राइंग, उसको आसान मानते हैं क्योंकि उसके अंदर जीसी भी अच्छी मिल पा रही है, उसके अंदर 4200 जीसी मिल पा रही है, और अगर आप जूस निकाल लेते हैं उसके बाद जीसी आपकी 3600-3800 रह जाती है। इसलिए अगर जीसी के टर्म्स में देखा जाए तो फर्स्ट मेथड इज गुड अनफ, और सेकंड मेथड जो है जो पूरे इंडिया में चल रहा है, लोग ऑप्ट कर रहे हैं, उस मेथड में आपको जीसी कम मिल पा रहा है सर। नहीं, लेकिन रेनी सीजन में एक अलग बात है और ड्राई सीजन में एक अलग बात है। तो एक फ्लैश ड्रायर आप वापरेंगे तो स्टैटिक पिटिक नहीं होती है। लाइक स्टैटिक, कभी स्टैटिक का अनुभव आ गया क्या? जैसे कैसा, मतलब एग्जांपल? फ्लैश में हाँ पेंटासान है पूरा, हाँ पूरा पेंटासान है, हाँ, तो एक दूसरे के साथ में हो जाएगा तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वहां तैयार हो जाएगी क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ, कभी नहीं, अनुभव नहीं हुआ? नहीं कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ, नहीं हमने भी ऐसा इतने लेवल पे स्टडी नहीं किया और कभी अनुभव भी नहीं हुआ कि कोई स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर हो रही है। बेसिकली हीट ड्रिवन सिस्टम है, हॉट एयर है लगभग 150 डिग्री की। साथ में ये भी ये होता है फ्रिक्शन। मुझे ऐसा लगा मैं आपसे मिला हूँ पहले, आपसे पहले मिला हूँ शायद। मिले पुणे में मिले। अरे सर रामचंद्र सर, नहीं बादेश का। अच्छा सर, राइट सर, प्लीज सर हैव अ सीट सर, बैठिए सर। तो आपने ये समझा कि ड्रायर एक तो फ्लैश ड्रायर हो गया, और दूसरा ड्रायर जो बेसिकली हैवी प्रोडक्ट के लिए काम आता है, ऐसे प्रोडक्ट जो कि फ्लो नहीं कर सकते एयर के साथ में, जो हैवी बॉडीज हैं, जैसे आपने बात किया लकड़ी का चिप्सी हो गया या मस्टर्ड तूड़ी हो गया। मस्टर्ड तूड़ी जो होती है, मस्टर्ड का जो हास्क होता है वो एयर के साथ में उठ नहीं सकता है, फ्लोएबल नहीं है, तो ऐसे केस में हम यूज करते हैं रोटी ड्रायर। कैन वी रोटी ड्रायर? रोटी ड्रायर सुरेंद्र, कॉटन स्टॉक के कैसे? रोटी ड्रायर। ये अगर ड्रायर देखेंगे तो द ड्रायर इज सेम, द हीटिंग मेथड इज सेम। हियर यहां पर भट्टी के अंदर हम टेम्परेचर पैदा कर रहे हैं, और ये हॉट एयर। अब क्या हो रहा है, पहले प्रोडक्ट के अंदर क्या था कि प्रोडक्ट हमारा फ्लो कर रहा था और प्रोडक्ट हमारा एयर के साथ ही फ्लो कर रहा था। ये आप जो प्रोडक्ट देखेंगे यहां पर, ये एक रोटरी सिस्टम है जहां पर हमारा रोटरी ड्रम घूमेगा, ये रोटरी ड्रम घूमेगा हमारा, इसके साथ में मटेरियल ट्रेवल करेगा और हॉट एयर इससे कॉन्टेक्ट में आएगी, और बाय द टाइम मटेरियल यहां से यहां तक आएगा ये प्रोडक्ट सूख जाएगा। लेकिन किन प्रोडक्ट के लिए? तो मतलब मेथड क्या है, एयर ड्राइंग ही है, हॉट एयर से सुखा रहे हैं, लेकिन वहां पर प्रोडक्ट हवा के साथ ट्रेवल कर रहा था, इसलिए फ्लैश ड्रायर था। यहां पर ट्रेवल हवा के साथ नहीं कर रहा है, या ड्रम के अंदर ट्रेवल कर रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट हैवी है, फ्लोएबल नहीं है। और जैसे लकड़ी का चिप्स हो गया, या आप सरसों की तूड़ी देख लिया, कॉटन शीट देख लिया, ये सब के लिए आपको इसको यूटिलाइज करना है। इसमें ड्रम से मटेरियल आपको मूव करता जाएगा, और हॉट एयर जब इसके साथ लगेगी तो प्रोडक्ट ड्राई हो जाएगा। इट इज मोर एफिशिएंट देन द फ्लैश ड्रायर। रख दीजिए, फ्लैश ड्रायर से एफिशिएंट है, लेकिन टाइमिंग की बात करें तो फ्लैश ड्रायर की जो एफिशिएंसी है वो इससे ज्यादा है, क्योंकि वहां पर डायरेक्ट एक्सपोजर फ्लूइडाइज तरीके से हो रहा है, यानी एयर के साथ ही प्रोडक्ट चल रहा है, तो वहां पर एफिशिएंसी ज्यादा मिल पा रही है। प्रोडक्ट को जो अगर बात करा जाए कम कीमत के अंदर ड्राइंग का काम कर रहा है वो फ्लैश ड्रायर कर रहा है। रोटी ड्रायर में कॉस्टिंग थोड़ी सी ज्यादा होती है, लेकिन रोटी ड्रायर वर्सेटाइल ड्रायर है,
इसमें ना केवल आप बल्कि चीज को ड्राई कर सकते हैं, जैसे चिप्स को ड्राई कर लिया, हैवी चीज को कर लिया, बल्कि इसके अंदर लकड़ी के बुरादे को भी ड्राई कर सकते हैं, आप नेबर को भी ड्राई कर सकते हैं। मतलब फ्लैश रोटरी ड्रायर जो हो गया आपका वर्सेटाइल हो गया, इसके अंदर आप सारे ही बायोमास को ड्राई कर सकते हैं, लेकिन फ्लैश ड्रायर के साथ उन मटेरियल को ड्राई कर सकते हैं जो कि फ्लोएबल है, जिनकी बल्क डेंसिटी कम है, जो हवा के साथ नहीं उठ सकते, उनको ड्राई नहीं कर सकते। इसलिए दोनों की लिमिटेशन है। और देखा जाए तो फ्लैश ड्रायर की एफिशिएंसी रोटी ड्रायर से थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्ट एक्सपोजर है। यहाँ पर ओनली हॉट एयर कॉन्टैक्ट में आ रही है, वहां पर हॉट एयर इसको ब्लो करके ले जा रही है। इसीलिए अभी पंजाब के अंदर या हरियाणा के अंदर जितने प्लांट लगे हैं उन पराली पे, उनमें फ्लैश ड्रायर सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। वो भी 1 महीना 2 महीने चलता है, उसके बाद सारे साल जो है ड्रायर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसीलिए हमने बताया कि आपको सिस्टम के अंदर ड्रायर और हैमर मिल पैरेलल रखना है, ताकि अगर आपको आवश्यकता हो तो ही ड्रायर का काम लीजिए, अन्यथा आप हैमर मिल से ग्राइंडिंग कीजिए और चलने दीजिए। राइट, तो यहां तक हमने क्या कर दिया, 3 काम कर लिए। पहला हमने शेडिंग चिपिंग कर लिया और शेडर से चिपर से, जो प्रिपरेटरी सेक्शन है। सेकंड हमने कर लिया हैमर मिल से साइज रिडक्शन कर लिया, और हमारा जो प्रोडक्ट है 6 से 8 mm 10 mm के अंदर आ गया। इसके बावजूद भी अगर उसके अंदर मॉइस्चर है तो हमने उसको ड्राई कर लिया, फिर हैमरिंग कर लिया। अब चौथी स्टेप है वो है मिक्सिंग। मिक्सर आइए, मिक्सर जो है ये रिबन मिक्सर है, एक मॉडल का मिक्सर है। इसके अंदर क्या करते हैं, अगर लकड़ी से आप पैलेट बना रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ऑयल मिक्सिंग कर सकते हैं, लुब्रिकेंट ऑयल मिक्सिंग कर सकते हैं, या आप इसके अंदर कैशू शेल मिक्सिंग कर सकते हैं। कैशू शेल से न केवल जीसी बढ़ती है, बल्कि जो प्लस कर लेंगे तो उससे आपकी डाई की लाइफ बढ़ जाएगी। लेकिन बायोमास के केसेस में, यानी एग्रीकल्चर बायोमास के केसेस में, आपको किसी भी तरह के एडिटिव को डालने की जरूरत नहीं है, वो सेल्फ एडिटिव है। वहां पर आसानी से आपका बिना किसी लुब्रिकेंट का काम हो जाएगा। लेकिन ओनली आपको डाई को चालू करने और प्लांट को बंद करने से पहले आपको डाई को साफ करने के लिए ऑयल की आवश्यकता पड़ेगी। अदरवाइज आपको मिक्सचर की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी अगर आप एग्रीकल्चर बायोमास के अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको 2-3 तरह के बायोमास मिक्सिंग करने हैं तो आपको जरूरत पड़ेगी मिक्सचर की, अदरवाइज मिक्सचर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहां तक सबको क्लियर है? हाँ बोलिए। रोटी ड्रायर का डायमेंशन ये है कि 2 टन का ड्रायर अगर आपको लेना है तो 40 फीट जगह लगती है, 5 टन का ड्रायर लेना है तो 80 फीट जगह लगती है। 80 फीट के आसपास लेंथ रहती है उसकी। राइट, सर ये कैशू सेल का रेट क्या होता है? पardon? कैशू सेल का रेट क्या है? कैशू शेल पूरे देश के अंदर लगभग 11 रुपए 12 रुपए से लेकर 14 रुपए तक मिल जाता है। अगर महाराष्ट्र एरिया में, कोकन एरिया में लगा रहे हैं तो 7-8 रुपए में भी अवेलेबल है, तो मिल जाता है आसानी से। अरे रोटरी ड्रायर के बर्नर की क्या होती है? जैसे आपने फ्लैश ड्रायर का बताया था 6 लाख किलो कैलोरी लगता है 2 टन का। हाँ, तो रोटरी ड्रायर का क्या होता है सर? सेम ही रहता है सर, लगभग सेम ही रहता है। देखिए 6 लाख किलो के लिए फिक्स नहीं है। मैंने जैसे बताया कि अगर एक बॉयलर के अंदर 100 लीटर डीजल जल रहा है, मान लीजिए ड्राई करने में, तो 100 लीटर डीजल मतलब हो गया, डीजल की कैलोरी वैल्यू कितनी है? 8500, मतलब उसके अंदर 8,05,000-50,000 कैलोरी जल रहा है। सिमिलरली हमारा जितना पैलेट जल रहा है, जो हमारे पास डाटा है, उस पैलेट के डाटा को हमने जब 4000 से मल्टीप्लाई किया तो 2 टन के ऊपर 6 लाख किलो का बर्नर, और हमने जब 5 टन का जब लगा रहे हैं, ड्राई लगा रहे हैं, उसके ऊपर 10 से 12 लाख किलो का बर्नर लगाना पड़ रहा है, तब जाके वो चल पा रहा है। क्योंकि उसके अंदर उतनी हीटिंग चाहिए होती है, उतनी फ्लेम की लेंथ चाहिए होती है इसके अंदर। क्योंकि भट्टी अगर देखा जाए, आप लोग भट्टी देखा है, भट्टी के अंदर आपने देखा भट्टी की लेंथ है, तो पीछे अगर बर्नर लग गया तो उसकी लेंथ को आगे तक भी आना चाहिए और एयर को गर्म भी करना चाहिए। तो उसके लिए कम से कम हम देखा जाए तो 6 लाख किलो का बर्नर उसमें लगेगा 2 टन के प्लांट में। टेम्परेचर क्या रहता है सर? टेम्परेचर क्या रहता है? टेम्परेचर लगभग 100 से 150 के बीच में मेंटेन करना है। 150 डिग्री फ्लैश ड्रायर के अंदर रहेगा तो आसानी से आपका 40% 50% मॉइस्चर का मटेरियल भी आपका 7-8% तक आ सकता है। 125 डिग्री अगर टेम्परेचर रहेगा तो आपका यही टेम्परेचर 30 डिग्री 40 डिग्री 40% मॉइस्चर से सीधा आपका आ सकता है, 7-8% तक आ सकता है। लेकिन अगर आपका मॉइस्चर ज्यादा है, मान लीजिए 60% मॉइस्चर है, तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। थर्मोकपल लगे होते हैं, प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन। RFD लगे होते हैं, थर्मोकपल लगे होते हैं, जिससे आप मेंटेन कर सकते हैं। जी, सर ये मशीन इंसुलेटेड होता है? इंसुलेटेड रहता है। सर इनपुट आउटपुट रेशियो में कोई डिफरेंस है? डिपेंड है ना सर। देखिए मान लीजिए आपने 1 टन माल डाला और 1 टन माल के अंदर 40% मॉइस्चर है और आउटपुट मटेरियल में 15% मॉइस्चर आ रही है आपकी, तो आप देख लीजिए 25% माल रिडक्स हो जाएगा आपका। कंसिडरिंग मस्टर्ड हस्क, इसमें तो सी मस्टर्ड हस्क में अगर देखा जाए, मस्टर्ड परसेंटेज कम रहता है। देखिए मैं आपको वही बता रहा हूँ, अगर मान लीजिए आपका 20% मॉइस्चर का आया और आपको फाइनल प्रोडक्ट आपको मान लीजिए 14% का बनाना है, तो आपको ड्राई की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए 25% आ रहा है और आपको 14% लाना, तो आपको 20% तक ही लाना है, क्योंकि बाकी आपका 4-5% हैमर मिल के अंदर और पैलेट मशीन के अंदर अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। मतलब 1.3:1 का रेशियो। सर इट्स डिपेंड ऑन द मॉइस्चर, मॉइस्चर इट डिपेंड ऑन द मॉइस्चर, अगेन मॉइस्चर। कंसीडरिंग द कंडीशन दैट Yes. is the rainy season. Yes. Any other question?
जी। सर मशीनरी का ऐसा कोई पार्ट जो फ्रीक्वेंटली चेंज करना पड़ता हो? डाई रोलर, देखिए डाई रोलर की लाइफ होती है लगभग नेपियर के ऊपर 400 टन 500 टन के आसपास की, और लकड़ी के ऊपर 300 से 400 टन, मस्टर्ड के ऊपर 500 टन की, पराली के ऊपर 400 टन की, 300 से 400 टन की, यही लाइफ होती है। तो डाई रोलर जो होता है उनको चेंज करना होता है, और इसी की एक कॉस्टिंग होती है। हम प्लांट के अंदर लगभग 20 पैसे से लेकर 30 पैसे के आसपास कॉस्टिंग मान के चलते हैं, जो रहती है स्पेयर की रहती है। और इसीलिए आपने देखा होगा फैक्ट्री के गेट पे मशीन से ज्यादा रखे हुए हैं, स्पेयर रखे हुए हैं, तो स्पेयर की डिमांड इतनी रहती है। सोयाबीन पे कितना रहेगा? सोयाबीन पे लगभग वही रहेगा, 20 पैसे 25 पैसे का आपस रहेगा, नहीं 400 से ऊपर हो जाएगा, उसमें ऑयल रहता है जी। ये 2 टन या 50 टायर के लिए जो भट्टी यूज होती है उसमें पैलेट ही यूज होते हैं टायर करने के लिए? हाँ, ये पैलेट यूज है, यही पैलेट यूज है। और ये पर आवर के हिसाब से कितना पैलेट जाएगा? लगभग मान के चलिए कि जैसे 2 टन का प्लांट है तो उसमें करीब करीब आपको 6 लाख किलो का बनना चाहिए होगा, तो 6 लाख को आप डिवाइड कर लीजिए, 4000 से डिवाइड कर लीजिए, तो उतना पैलेट की आपको क्वांटिटी देगी जी। एनी अदर क्वेश्चन? अगर आपका पैलेट 3000 कैलोरी का है तो 6 लाख को डिवाइड कर लीजिए, 3000 से डिवाइड कर लीजिए, तो आपको क्वांटिटी आ किलो में आ जाएगी। वो तो फिर भी डिपेंड करता है ना कि कितना हमारे पास मॉइस्चर कंटेंट अगर पीछे से कितना, अगर वो 25% उस पर भी डिपेंड करेगा। मतलब देखिए मान लीजिए मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है तो आपका पैलेट का कंजप्शन ज्यादा बढ़ेगा, इसीलिए हमने क्या है मैक्सिमम साइज पे बनना ले लिया। वैसे तो 4 लाख किलो को लेकर काफी होता है, लेकिन 6 लाख का ले लिया, क्योंकि अगर आपका मॉइस्चर ज्यादा आ गया तो फिर आपको उसको कॉम्पनसेट कैसे करेंगे? डाई रोलर आप बोल रहे हैं फ्रीक्वेंटली चेंज होता है? सर आप सब थोड़ा शांत रहिए, क्योंकि क्वेश्चन आपके लिए ही है। कोई भाई अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो हो सकता है आप नहीं पूछ पाए हो, कुछ सुनते रहिए, इसलिए आपस में बात मत कीजिए प्लीज, आपको समय मिलेगा जी। हेलो जी सर, ये फ्रीक्वेंटली चेंज होता है कंज्यूमेबल आइटम है, हाँ। तो ये क्या प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट है, मतलब जिससे मशीन लिया है ये उसी का आता है, या ये जनरली अवेलेबल है? ये ऐसा मान सकते हैं प्रॉपर्टी प्रोडक्ट ही है। जैसे मान लीजिए ये यूलोंग मशीन का है तो यूलोंग से ही आता है, हम भी इंपोर्ट करते हैं, हमारे पास रखते हैं, काफी सारा देखा होगा आपने। तो हम कहते हैं कि भैया आप कम से कम 2 महीने का 1 महीना रख के चलिए, ताकि आपका प्लांट कंटिन्यूस चलता रहे। और जब आप एक बार प्लांट चालू कर चुके होते हैं ना, तो जैसे अभी भाई साहब बैठे हैं, इनके पास आप इनका 2 टन का प्लांट चल रहा है, तो ऐसा नहीं कि 2 टन के प्लांट में इनके पास 100 बायर है, बायर इनके पास 4-5 ही हैं या 6-7 होंगे जो इनके प्लांट, क्योंकि सब बायर जो इनके पास में ऐसे हैं जो महीने का 70 टन ले रहे हैं, 80 टन ले रहे हैं। तो आपको क्या ऐसे बायर को फिर आप ना कुछ नहीं कर सकते, क्या मेरी तो डाई खत्म हो गई, तो इस केस में आप स्पेयर रख के चलेंगे, काम होगा। पर पीस मतलब कितना हो गया ये? 1.25 लाख रुपए का डाई का और रोलर का सेट आता है। इसको 1.25 लाख को कन्वर्ट किया जाए तो 25 पैसा 30 पैसे आसपास का पर केजी का खर्चा होता है। सर जी, हाँ सर जी क्वेश्चन ये है, अभी मतलब प्रेजेंटेशन के दौरान ये भी टॉरिफ एक्शन पे आएंगे हम? हाँ, थोड़ा आएंगे सर। ठीक है, तो बाद में जी जी। एनी क्वेश्चन? आगे चले, चलो। तो हमने देख लिया मिक्सचर, हमने क्या काम लिया, हमने पहले शेड किया, चिप किया, उसके बाद हमने उसको हैमर मिल किया, साइज ब्रशिंग करके हम 6 mm से 8 mm तक लेके आ गए। इस दौरान अगर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा था तो हमने इसको ड्राई किया। ड्राई के 2 मेथड थे, फ्लैश ड्रायर, रोटी ड्रायर। फ्लैश ड्रायर हमने यूज किया उन प्रोडक्ट के लिए जो हवा के साथ उड़ सकते हैं, जिनकी डेंसिटी कम है, जैसे कि लकड़ी का बुरादा, नेपियर हो गया, पराली, धान की पराली हो गई, या अगर देखा जाए तो बैम्बू डस्ट हो गई, इन सब के लिए काम ले सकते हैं। लेकिन वो प्रोडक्ट जो कि हैवी है, जो हवा के साथ ट्रेवल नहीं कर सकते लेकिन ड्रम में रोटेट कर सकते हैं, जैसे कि लकड़ी के चिप्स हो गए, या हम बात करें तो मस्टर्ड की टूडी हो गई, कॉटन की टूडी हो गई, इसके लिए हमने रोटी ड्राई यूटिलाइज किया। और उसके बाद हमारा मॉइस्चर कंटेंट जो है लगभग 15 से 20% के बीच में आ गया। और अब उसके बाद हम लेकर आ गए इसको मिक्सचर मशीन के अंदर। मिक्सचर मशीन में हमने, अगर हमको ज्यादा कॉस्ट के लिए अप्लाई करना है तो हम 2-3 रॉ मटेरियल मिक्सिंग कर सकते हैं, जैसे धान की पराली के साथ में मस्टर्ड या मूंगफली की मिक्सिंग कर सकते हैं और हायर जीसी को माल बना सकते हैं। या लकड़ी का अगर पैलेट बना रहे हैं हम तो उसके अंदर कैशू शेल या फिर ऑयल को, बाइंड ऑयल को मिला करके हम हमारे प्रोडक्ट के लुब्रिकेशन को बढ़ा सकते हैं। फिर मैंने कहा इस इंडस्ट्री के अंदर एक अफवाह उड़ती है कि बाइंडर की आवश्यकता पड़ती है। बाइंडर कुछ भी नहीं है, सेल्फ बाइंडिंग प्रोडक्ट होते हैं। बस आपको डाई की लाइफ बढ़ानी है तो आप इसके अंदर लुब्रिकेट ऐड कर सकते हैं, इससे आपकी लाइफ बढ़ जाएगी। तो यहां तक हम करने के बाद हम प्रोडक्ट को लेकर आते हैं पैलेट मशीन के लिए। पैलेट मशीन वैसे तो छोटा मॉडल है, बहुत छोटा सा मॉडल दिखा रहा हूं, ये यूएलएम पैलेट मशीन का। अंदर आपको बड़ी मशीन भी दिखाऊंगा और प्लांट में अंदर बड़ी मशीन दिखाऊंगा। इस मशीन में आप जैसे देख रहे हैं, ये सेंटर पार्ट से मटेरियल इसमें जाएगा। एक काफी हैवी मशीन लगी होती है। 2 टन की मशीन पे लगभग 132 किलोवाट की मोटर लगती है, तो और 2.5 टन की मशीन पे 160 किलोवाट की मोटर लगती है। 4 टन की मशीन पे लगभग 250 किलोवाट की मोटर लगती है। काफी हैवी पावर जनरेशन इसके अंदर होती है। इस मशीन में जब मटेरियल जाएगा तो डाई और रोलर के बीच में, ये डाई जो है आड़ी रूप में लगी होती है, जैसे आप डाई देख रहे हैं, ये लेटी हुई लगी होती है और रोलर भी लेटे हुए होते हैं। और जब इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट आता है तो कन्वर्ट होकर के पैलेट ग्रुप में यहां से निकलता है। तो ये एक रिंग डाई मशीन है जिसके अंदर आपने देखा कि वर्टिकली अगर देखा जाए तो मटेरियल यहां से एंटर हो रहा है और इधर से मटेरियल निकल कर आ जाएगा। इस प्रोसेस के अंदर जो उसके अंदर लिग्निन है
जो टेम्परेचर पे आकर के इस ग्लू का काम करता है, बाइंडिंग का काम करता है। अगर आप इसके अंदर कोई ऑयली मटेरियल डाल देते हैं शुरू में और लास्ट में, तो इसको डाई के होल को साफ करने में आसान रहता है, क्योंकि जब भी आप प्रोडक्ट को चलाएंगे तो भी आपको डाई को होल साफ करके चलाना है। जब भी आपको प्रोडक्ट को बंद करना है डेंट पे, तब भी आपको होल के डाई जो डाई का होल है साफ करके रखना है, क्योंकि अगले दिन आपका क्लॉगिंग की वजह से फिर मोटर पर लोड आ सकता है। तो इन सबको आपको फॉलो करना है। तो इस तरह से ये मशीन जो है आपका बेसिकली किसी भी रॉ मटेरियल का मैं फिर मेंशन कर रहा हूं, किसी भी रॉ मटेरियल को पैलेट में कन्वर्ट कर देगी, लेकिन आपको हर मटेरियल के हिसाब से डाई का कंप्रेशन रेशो अलग होता है। किसी जगह पर आपको 850 की डाई लगेगी, किसी जगह पर 840 की लगेगी, किसी जगह 860 की लगेगी। जैसे पराली में 862 की लगती है, जो धान की पराली है। और अगर मस्टर्ड पर बात करें तो 850 की डाई लगती है। हम बात करें कॉटन चिप पे 840 की डाई लगती है, 845 की डाई लगती है, राइस पे 850 की लगती है। तो इस तरह से हर प्रोडक्ट के अलग अलग डाई कंप्रेशन रेशो होता है। आप अलग अलग तरह की डाई रख करके अलग अलग रॉ मटेरियल पर ट्राई कर सकते हैं, राइट। इसके बाद हमारा जो पैलेट, मैं थोड़ा कंटिन्यू कर लूँ यार इस क्वेश्चन को, उसके बाद आपको मौका दूंगा। इसके बाद में हम क्या करते हैं, हमारा पैलेट बन चुका है, इस पैलेट के अंदर थोड़ा सा डस्ट होता है, तो डस्ट अगर आ रहा है तो उसको निकालने के लिए हम इसको ग्रेटर मशीन पे लाएंगे। ग्रेटर मशीन जाली होती है, वाइब्रेशन चलना टाइप का हो गया, इससे पैलेट आगे निकल जाएगा, डस्ट इसकी करेक्शन हो जाएगी और डस्ट को हम दोबारा से मिक्सर में डाल करके दोबारा यूज कर सकते हैं। उसको हम कूलिंग कन्वेयर पे लाएंगे, या कूलिंग कन्वेयर पे फैन लगे होते हैं, इससे हमारा पैलेट जो है ठंडा हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा, लगभग 30-35 डिग्री टेम्परेचर पर आ जाएगा, ताकि आसानी से बैगिंग करना या टैंक में स्टोर करना आसान हो जाएगा। तो अगर हम बात करें, आपको यहाँ से समझ में आ गया, देखो इसका पैकिंग मशीन से हम पैक कर सकते हैं, लगभग 20 किलो 25 किलो के पैक में पैक कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमने लगभग 8 स्टेप को पार किया। शेडर चिपर, देन ड्रायर, थर्ड हैमरिंग मशीन, फोर्थ मिक्सिंग मशीन, फिर तुम्हारा पैलेटाइजर था, 6th हमारा ग्रेडर था, 7th हमारा कूलर था और 8th हमारा पैकिंग मशीन थी। इन 8 स्टेप से हम पैलेट को बना सकते हैं। एक भाई ने सबने पूछा था जो यहाँ बैठे थे कि सर ये सारी मशीन एक साथ काम आएंगी क्या? जी हाँ बिल्कुल। अगर आपको प्रॉपर तरीके से प्लांट चलाना है या प्लांट को साल भर चलाना है तो आपको सारी मशीन काम में आएंगी। आपके पास अगर आपके मयान में सारी तलवारें हैं तो आप जंग को जीत पाएंगे। किसी समय ऐसा ना हो कि प्लांट लगा लिया, ड्रायर नहीं है, तभी जी अभी पिछले समस्या यही आई कि लोगों ने प्लांट लगा लिए, लोगों ने पैलेट मशीन लगा ली, अब वो मॉइस्चर आ गया, प्लांट बंद है, एनटीपीसी को माल नहीं मिल पा रहा है। ऐसी समस्या कई सारी आई, लेकिन धीरे धीरे अब जब से हम लोगों ने ये वेबिनार करना चालू किया है, लोगों को एडुकेट किया, तो अभी मैंने पिछले 6 महीने जो प्लांट बेचे, पूरे प्लांट बेचे, तो लोग एडुकेट हो रहे हैं कि आप पूरा प्लांट लगाएं, ताकि किसी भी समय को हमारे पास समस्या आए, मॉइस्चर आ जाए तो हम प्लांट बंद ना करें, क्योंकि आपकी एक बड़ी कैपिटल जुड़ी होती है। आपका रॉ मटेरियल का पूरा पैसा लग चुका है, लेबर पूरी है, पावर का बिल चालू है, जो स्थायी बिल है पावर का वो चालू है, और प्लांट बंद रहेगा तो नुकसान आपका होना है।